हम लोग बात कर रहे थे आपका वारंट जारी कौन कर सकेगा, इस सेक्शन पर बात हुई। क्योंकि हम लोगों ने जहां तक बात कर ली थी वो था कारावास के दंडादेश के निष्पादन का निलंबन। तो बात करते हुए बात हुई थी कि सेक्शन 464 केवल उन दशाओं को लागू होगा जब मुख्य दंडादेश केवल कारावास को छोड़कर जुर्माने के लिए दिया गया है। यानी अगर उसमें कारावास का दंडादेश शामिल है तो 464 का कोई एप्लीकेशन होगा ही नहीं। ये तक की बात निकल कर आई थी। अब बात आ रही 465, कहता वारंट कौन जारी कर सकेगा। बार बार बात आ रही कि दंडादेश का निष्पादन वारंट के अधीन होगा, चाहे जुर्माने का दंडादेश हो, चाहे कारावास का दंडादेश हो, और चाहे आपका मृत्यु दंडादेश हो, सबके निष्पादन के लिए वारंट जारी होंगे। वारंट कौन जारी कर सकेगा? तो कहता किसी दंडादेश के निष्पादन के लिए प्रत्येक वारंट या तो उस न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा जिसने दंडादेश पारित किया है या उसके पद उत्तरवर्ती द्वारा जारी किया जा सकता है। जिसने दंडादेश पारित किया है, ये शब्द अपने आप में तय कर देते हैं कि मूल रूप से दंडादेश जिसने पारित किया, निष्पादन के लिए वारंट वही जारी करेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं भी अपीलें गई, उन्होंने दंडादेश पारित नहीं किया था, उन्होंने दंडादेश की वैधानिकता की जांच की थी। एक पक्ष कहता था कि दंडादेश एप्रोप्रिएट नहीं है और दूसरा पक्ष कहता था दंडादेश कानूनी तौर पर एकदम ठीक है। तो ठीक है या ठीक नहीं है, इस तथ्य की जांच अपीलेट जुडिक्शन में या रिविजनल जुडिक्शन में हुई थी। दंडादेश पारित नहीं हुआ था। दंडादेश कहां पारित हुआ था? विचारण न्यायालय में। और विचारण न्यायालय में कौन बैठा था? न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट। एक अंतर और है कि अगर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय अभिप्रेत होता तो दंडादेश पारित क्या है, ये शब्द तो नहीं ही होते। साथ ही शब्द न्यायमूर्ति, इसका प्रयोग हुआ होता, क्योंकि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट होते ही नहीं है। इसलिए प्रत्येक शब्द से अर्थ निकलेगा और जो शब्द प्रयोग है विधायिका के द्वारा, उस शब्द प्रयोग से यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि कौन सा न्यायालय अभिप्रेत है। जब वो कहता दंडादेश पारित किया है तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि विचारण न्यायालय यही अभिप्रेत है। इसका मतलब एग्जीक्यूशन के लिए वारंट हमेशा विचारण न्यायालय ही जारी करेगा। अपील गई नहीं तब तो एग्जीक्यूशन के लिए वारंट जारी ही करेगा। और अपीलें यदि गई हैं तो अंततः हम लोगों ने अपील के न्यायालय में, अपील के चैप्टर में देखा है कि अपील न्यायालय का जो आदेश है वो प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाएगा और उसके बाद तदनुसार जो भी होना होगा तो निष्पादन के लिए वारंट ये वो न्यायालय जिसने दंडादेश पारित किया था वो जारी करेगा। लेकिन वो पीठासीन अधिकारी जारी करेगा, इस गलतफहमी में नहीं रहना है। उसने कहा वो न्यायालय पारित करेगा जिसने दंडादेश दिया था, क्योंकि जो पीठासीन है वो तो मृत्यु के अधीन है। जो पीठासीन अधिकारी है वो इमॉर्टल नहीं है, वो अमर नहीं है। वो तो आज होगा कल नहीं होगा, लेकिन न्यायालय सदैव होगा जब तक मानव और उसकी सभ्यता ये कायम है। और अगर वही नहीं होगी तो फिर दंडादेश का भी क्या करेंगे? क्योंकि अंततः दंडादेश हो या कोई
आदेश हो। वो है तो समाज में व्यवस्था बनाने के लिए, और जब समाज ही नहीं होगा तो फिर बात ही खत्म, तब तो कोई लेना ही देना नहीं। लेकिन अगर समाज है तब तो स्थिति ये रहनी ही रहनी है कि वो न्यायालय होगा ही। जिसने दंडादेश पारित किया, भले ये हो सकता है कि उस न्यायालय द्वारा प्रयुक्त की जा रही अधिकारिता किसी अन्य न्यायालय में निहित कर दी गई हो। ये हो सकता है कि कोर्ट नंबर 1 से दंडादेश पारित था, किंतु आज की डेट पर उसकी अधिकारिता का प्रयोग सेशन न्यायाधीश कर रहे हैं। तो जब उसकी अधिकारिता का प्रयोग कर रहे हैं तो डेफिनेटली सेशन न्यायाधीश इस सेक्शन के लिए मान लिए जाएंगे। तो वो न्यायालय जिसने दंडादेश पारित किया था उसके न्यायाधीश मजिस्ट्रेट ही एग्जीक्यूशन के लिए वारंट जारी करेंगे। और यही स्थिति हम लोग सीपीसी में देखेंगे। अब ये खत्म होगी, सीपीसी ही शुरू करेंगे, तो वहां निष्पादन करने वाला न्यायालय वही न्यायालय होगा जिसने मूल रूप से डिग्री पारित की होगी। यद्यपि निष्पादन न्यायालय की डेफिनेशन जब हम लोग करेंगे तो अन्य न्यायालय भी उसमें शामिल होगा, लेकिन वो न्यायालय वही होगा जिसे डिग्री निष्पादन के लिए भेजी गई है। तो हमेशा जो निष्पादन है, चाहे वो दंडादेश का हो और चाहे डिग्री का हो, वो उसी के द्वारा किया जाता है जिसने पारित किया है। उसकी शुद्धता और वैधानिकता, इसकी जांच रिविजनल जुडिक्शन या अपीलेट जुडिक्शन में होती है। अगर वो वैधानिक नहीं है, अगर वो शुद्ध नहीं है, तो वो अपास्त हो जाएगा, खंडित हो जाएगा, और तब दंडादेश ही नहीं बचा, उसके निष्पादन का कोई सवाल बचा ही नहीं। लेकिन अगर दंडादेश बचा है, अगर डिग्री बची है, यानी वो शुद्ध और वैध पाई गई है अपीलेट जुडिक्शन और रिविजनल जुडिक्शन में, तो फिर उसका निष्पादन वही कराएगा जिसने उसे पारित किया है। ठीक है, ये सामान्य लोकाचार की बात है जो कानूनी दुनिया में भी मान्य है। आगे कहता है, निकल भागे सिद्ध दोष पर दंडादेश कब प्रभावशील होगा। निकल भागा सिद्ध दोष, एक ही शब्द का उत्तर, निकल भागा सिद्ध दोष। और कानून की दुनिया में जो शब्द का है बस वहीं तक रखिए। उसमें अपने दिमाग को जैसे ही आप मिलाएंगे वैसे ही अशुद्ध निष्कर्ष आएंगे। उसका निकल भागा सिद्ध दोष, ये इस अपराध के लिए भी हो सकता है, और हो सकता है पूर्व से किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष हो, और निकल अब भागा। भाई निकल कब भागा? जब सेकंड टाइम कन्विक्शन होल्ड हो गया, लेकिन पूर्व से ही वो किसी अन्य अपराध के लिए सिद्ध दोष था। निकल अभी भागा, ये दशा ये भी हो सकती है, और दशा ये भी हो सकती है कि अभी सिद्ध दोष हुआ और अभी निकल भागा। क्योंकि अदालतों में एक सिपाही यही तो होता है, और वहां कोई AK-47 लिए हुए लोग ये तो बैठे नहीं है। यद्यपि अगर पता हो कि तुम निकल भाग सकते हो तब तो फिर वहां बहुत व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता नहीं। इसलिए रूटीन वे में वहां सुरक्षा की अतिरिक्त व्यवस्था नहीं होती। यद्यपि जब महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय होते हैं तब फिर एडिशनल सिक्योरिटी इसकी व्यवस्था भी वहां हो जाती है, बहुत आसानी से हो जाती है, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। तो नॉर्मली आप सिद्ध दोष हुए और भाग गए, वहां है ही कौन? जो लोग हैं वो तो दौड़ भी नहीं पाएंगे 100 कदम। ठीक है ना, तो जज साहब दौड़ेंगे ना वकील साहब दौड़ेंगे, चाहे उनके हो और चाहे सरकार के हो। चाहे दौड़ना तो भी नहीं दौड़ पाएंगे, क्योंकि उम्र दराज होते ही हैं। सेशन में जज साहब होंगे तो कम से कम 50+ में तो होंगे ही होंगे, और वकील साहिबान का भी लगभग यही स्थिति होगी।
तो वहां से भी भाग जाना कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन भाग के जाओगे कहां? इसलिए लोग अपना ही नुकसान करोगे अगर भागोगे, इसलिए लोग भागते भी नहीं। ठीक है, कन्विक्शन होल्ड हो गया, आगे लीगल प्रोसेस चलेगा, अपील करेंगे, बेल मांगी जाएगी, जो भी है करेंगे। लेकिन ऐसे दुस्साहसी हो सकते हैं, तो उनके लिए प्रोविजन बनाना जरूरी है। तो कहता निकल भागे सिद्ध दोष पर दंडादेश कब प्रभावशील होगा, ये इफेक्टिव कब होगा? तो कहता है अब वो निकल भागा सिद्ध दोष है, तो भागी गया, तो फिर तो जब तक पकड़ में नहीं आता तब तक तो कम से कम प्रभावशील अगर हम कर भी दें तो प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटी के तौर पर कोई प्रभाव नहीं आने वाला है। भागी गया तो क्या कर लेंगे, लेकिन जब पकड़ लिया जाएगा तब एक स्थिति निर्मित हो सकती है, और बस उसी दशा के लिए प्रोविजन है। जब हमने पकड़ लिया और दशा यह है कि वो पूर्व से किसी कन्विक्शन के अधीन था और भाग गया, ये वाली स्थिति नहीं है कि पहली बार उसका कन्विक्शन होल्ड हुआ है, ये वाली दशा नहीं है, क्योंकि पहली बार कन्विक्शन होल्ड हुआ तो जैसे ही मुझसे पकड़ेंगे ये वाला दंडादेश प्रभावशील हो गया, इसमें कोई सोचने लायक जैसी दशा आई नहीं। भाई पहली बार मिस्टर ए कन्विक्शन के अधीन आए और भाग गए, तो जैसे ही मिस्टर ए को पकड़ेंगे, क्योंकि निकल भागे और सिद्ध दोष, अगर दंडादेश उन्हें प्राप्त नहीं हुआ तो उन्हें पकड़ के ले आएंगे, दंडादेश उन्हें मिलेगा, और जो दंडादेश उन्हें मिलेगा वो तत्काल प्रभावशील हो जाएगा, जाएंगे। अगर वो तब निकल भागे जब सिद्ध दोष भी थे और दंडादेश भी मिल गया था, तो जैसे ही पकड़ा दंडादेश प्रवर्तन में आ गया, कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन उस दशा में जब वो पहले सिद्ध दोष भी थे और किसी दंडादेश के अधीन भी थे, एक दंडादेश प्रवर्तन में था और तब तक सेकंड टाइम कन्विक्शन होल्ड हो गया और ये मिस्टर भाग गए। अब हमने इन्हें पकड़ लिया, तो ये मिस्टर किस दंडादेश के अधीन समझे जाएं? जो पहले से ये भुगत रहे थे उस दंडादेश के अधीन समझे जाएं, या इस दंडादेश के अधीन समझे जाएं जो इन्हें सेकंड टाइम मिल गया, या जो इन्हें सेकंड टाइम मिलने वाला है? समस्या यहां है। और ये समस्या क्यों है? हमने इन्हें सेकंड टाइम दंडादेश दिया, और अगर ये फर्स्ट दंडादेश के अधीन समझे जाएं, जो कि नॉर्मली होना चाहिए, क्योंकि उस समय ये एक दंडादेश भुगत रहे थे, अगर हम इन्हें उसी दंडादेश के अधीन माने तो स्थिति यह रहेगी कि इन्हें सेकंड टाइम दंडादेश मिल तो जाएगा, लेकिन इन्हें पहले वो जो पूर्व का दंडादेश है उसका वो भाग जो इनके भागते समय बकाया बचा हुआ था, पहले उसे भुगतना पड़ेगा, तब सेकंड दंडादेश शुरू होगा। ठीक है ना? तब तो स्थिति यह बनेगी कि ना, और मानिए सेकंड दंडादेश आजीवन कारावास का, मानिए सेकंड दंडादेश आजीवन कारावास का है और पिछले दंडादेश में 2 साल बकाया है, और पिछला दंडादेश अगर शुरू हुआ और 1 महीने में ये मर गए, तो आजीवन कारावास का दंडादेश हम इन्हें दे पाए ये तो कहा ही नहीं जा सकता। कहां दे पाए भाई? ग्राउंड रियलिटी के तौर पर हम इन्हें आजीवन कारावास का दंडादेश दे ही नहीं पाए। यद्यपि हमने जिस समय इन्हें दंडादेश दिया था उस समय इनका जीवन सिर्फ 1 महीने ही बचा था, तभी तो मर गए।
है मतलब कि जिस समय दंडादेश दिया गया उस समय किसी का जीवन कितना बचा था, इससे तो कोई लेना देना है नहीं। हमने तो उसे आजीवन दिया था, लेकिन मिला कहां? मिला तो है ही नहीं। और अगर आजीवन कारावास का दंडादेश प्रभावी हो जाता पहले, ठीक है, तो वो जो 2 साल का बकाया था वो भी जीवन में ही शामिल हो जाता, ठीक है ना। 2 साल बाहर तो नहीं कर सकते, और फिर भी अगर ये 1 महीने में मर जाते तो वो तो दशा तब भी रहने वाली थी जब हम चाहे पहला शुरू करें और चाहे ना शुरू करें। तो जीवन में हम इन्हें 2 साल का बकाया है इसलिए जिंदा करके फिर 2 साल के लिए जेल में तो नहीं रख सकते। तो युक्ति संगत यही है कि अगर पूर्व का दंडादेश कम कठोर, ठीक है, पूर्व का दंडादेश कम कठोर है जब ये भागे थे, और जो नया दंडादेश है ये ज्यादा कठोर है, तो पहले ज्यादा कठोर वाला दंडादेश भुगतने के लिए इन्हें बाध्य किया जाए, क्योंकि भागने की अपनी प्रवृत्ति इन्होंने स्पष्ट कर दी है, ठीक है ना। इसलिए जरूरी ये हो जाता है, बड़े कठिन प्रोविजन है जो देखने में बड़े सरल लगते हैं, और यहां तक जब भी पूछा जाता है आपका उत्तर गलत होता है हमेशा, और पूछा जाता है। ये वो सवाल है जो कभी सही होते ही नहीं है, क्योंकि इवन जब आप एलएलबी तो करते हैं तब तो ये सेक्शन है बीएनएसएस में, यही नहीं मालूम होता। और जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं और वाकई करते हैं, तब भी इन सेक्शन तक आते आते इतनी थकान हावी हो जाती है कि इन सेक्शंस को पढ़ने के लिए और समझने के लिए जितना दिमाग चाहिए उतना दिमाग लगता नहीं। कि हम अपने अनुभव से कह रहे हैं, व्यक्तिगत इसलिए नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि हम बड़े सीरियस कंपटीटर रहे, लेकिन हाँ कंपटीशन की तैयारी जब हमने की तब की, और ऐसा कोई प्री नहीं है जो हमसे निकला ना हो, ठीक है। जिंदगी में 12 मेंस हमने दिए हैं, और वो विभिन्न जे और एचजे सब मिलाकर। और अगर वर्तमान सेटअप होता ही नहीं, 200 नंबर की अंग्रेजी और 200 नंबर की जीएस हट गई होती उस समय, और अंग्रेजी में पेपर, क्योंकि पेपर पढ़ने में भी समय लगता है, अगर मातृभाषा में तो आसानी से पढ़ा जाता है, और अंग्रेजी कितनी भी अच्छी हो उतनी सुविधापूर्ण नहीं रहती, तो बात कुछ अलग भी हो सकती थी, हालांकि उसका कोई हमें अफसोस भी नहीं है। लेकिन आपको ये बता रहे हैं हम कि अगर आप सीरियस तैयारी भी कर रहे हैं तो इन सेक्शंस तक आते आते दिमाग इतना पजल्ड हो चुका होता है कि इन सेक्शंस पर वो दिमाग नहीं लगता कि ये क्लियर कट समझ में आए, और पूछे जब भी जाएंगे फट से गलत, क्योंकि अगर क्लियर कट कॉन्सेप्शन दिमाग में नहीं है तो फट से गया। फिर आप सामान्य बुद्धि का प्रयोग करते हैं, और आपकी जो सामान्य बुद्धि है वो हमेशा गलत ही सलाह आपको देती है, वो कभी सही सलाह देती नहीं। तो यहां कहता है, यहां जो युक्ति संगतता है इस सेक्शन में वो ये है कि चूंकि आपने अपनी भागने की प्रवृत्ति ये जाहिर कर दी है, इसलिए युक्ति संगत ये होगा कि जो कठोर दंड है उसे पहले भुगता जाए। यानी जिस दंडादेश के अधीन आप थे पूर्व में, जब आप भागे और जो नया दंडादेश आया है, इनमें से जो कठोर हो पहले उसे भुगता जाए, ताकि अगर आप दोबारा भागने में सफल भी हो जाओ तो भी कम से कम कठोर वाला पहले भुगत लिया जाए। और अगर दोबारा भागने में आप सफल नहीं भी हो सकते, खैर ये तो जब हम व्यवस्था बनाने चले तो दिमाग में नहीं हो सकता कि आप भाग भी जाओ, ये तो स्वीकार भी नहीं किया जा सकता, ये तो अपनी ही कमी मान रहा है। लेकिन युक्ति संगत यही कि पहले कठोर इसका भुगतान होना चाहिए,
ठीक है, क्योंकि आसान तो सब भुगत लेते हैं, जब कठोर की बात होती तो भागने का प्रयास ज्यादा होता है। इसलिए पहले हम कठोर भुगतवा लेंगे ताकि शेष जो आसान बचा है वो आप स्वेच्छा से भुगत लेंगे। कहेंगे भागे भी तो और दिक्कत, इससे बढ़िया भुगत ही लो। तो दोनों में से जो कठोर होगा, दोनों में से जो कठोर होगा वो दंडादेश जिसके अधीन आप थे और जिसका कुछ भाग अभी शेष बचा है, क्योंकि अगर शेष नहीं बचा तो तुम भाग गए, ये कहा ही कैसे जाएगा। ठीक है, तो जो शेष बचा है वो कठोर है यदि, तो पहले वो भुगतेंगे आप। दंडादेश नया वाला बाद में शुरू होगा। और यदि ये नया वाला अधिक कठोर है तो पूर्व का दंडादेश स्थगित हो जाएगा। यद्यपि जिस समय आप भागे थे उस समय वो इन ऑपरेशन था, तो भी वो स्थगित हो जाएगा। और ये जो दूसरा आपको मिला ये प्रारंभ हो जाएगा। और अगर स्थिति ये है कि एक ही बार आप कन्विक्ट हुए और भाग गए, तब तो कोई समस्या ही नहीं, पहले एक ही दंडादेश है उसके अधीन आप आ जाएंगे। तो ये रीजनेबिलिटी है इस सेक्शन की। अब कठोर दंडादेश कब माना जाए, ये भी समस्या है। तो अगर दोनों दंडादेशों में जो टर्म है, जो अवधि है, वो समान है, किंतु पहला सादा है, दूसरा कठोर है, क्योंकि दंडादेशों की किस्में हम लोगों ने आईपीसी में पढ़ी हैं। और दंडादेश के संबंध में उसका चाहे विस्तार हो चाहे उसकी प्रकृति हो, इस सब के संबंध में निर्धारित करने का हक सबस्टेंटिव लॉ का रहेगा, वो प्रोसीजर का नहीं रहेगा। प्रोसीजर तो सिर्फ लागू करने का तरीका बताता है। दंडादेश की प्रकृति, उसका विस्तार, वो कब तक दिया जा सकता है आदि के संबंध में बात करने का हक ये तो सबस्टेंटिव लॉ को ही होता है। तो ये तो आईपीसी ही बताएगी। और वहां उन्होंने कहा कि दंडादेश की दो किस्में हो सकती हैं, सादा और कठोर। तो भले ही दोनों दंडादेशों का जो विस्तार है वो एक बराबर हो, वो भी 1 महीने का था, ये भी 1 महीने का है, लेकिन ये सादा है और वो जो मिला है वो कठोर है, तो पहले वो माना जाएगा। ठीक है, और बाकी आजीवन कारावास या नया दंडादेश यदि विस्तार में अधिक है तब तो बात तय हो गई कि नया वाला अधिक कठोर है। और नया वाला अगर पुराने की अपेक्षा कम कठोर है तो पुराना वाला पहले आप भुगतेंगे। ये इस सेक्शन की रीजनेबिलिटी है। और इस सेक्शन को समझने में हमेशा दिक्कत होती है, और हमें तो कम से कम बहुत हुई। और अगर आप कहेंगे हमें नहीं हुई तो हम झूठ मानेंगे, हम मानेंगे नहीं सच। भले ही आपकी बात सच हो, क्योंकि हम वही मानेंगे जो मेरा अनुभव हमें बता रहा है। हम अपने अनुभव से डिफरेंट नहीं मान सकते। और मेरा अनुभव यह बता रहा है कि इसे समझना वाकई कठिन है। कारण यह नहीं कि बहुत कठिन, इससे कठिन कठिन कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं, लेकिन ये जिस स्थान पर आता है वो स्थान ऐसा है कि यहां आते आते दिमाग बुरी तरह थक चुका होता है। और इसके बाद जो चैप्टर है वो दुनिया में क्रिमिनल लॉ पढ़ने वाले सभी लोग इंपॉर्टेंट बताते हैं, और उसका प्रैक्टिकल यूज भी बहुत ज्यादा है। इसलिए जल्दबाजी होती है हमारे मनों में। एक तो थके हुए होते हैं यहां तक आते आते हैं, और दूसरी जल्दबाजी भी हो रही होती कि अगले चैप्टर पर जाएं, क्योंकि वो जमानत से संबंधित चैप्टर है, उसका प्रैक्टिकल यूज भी है, उसका थ्योरेटिकल यूज भी है। तो ये जल्दबाजी और दिमाग की थकावट मिलकर ऐसा प्रभाव पैदा करती है कि इन सेक्शंस को समझने में हमेशा दिक्कत रहती है। ठीक है, इसलिए ये समझ में नहीं आते। देखें क्या कहता है, जब निकल भागे सिद्ध दोष को, निकल भागे सिद्ध दोष को,
इस संहिता के अधीन मृत्यु, आजीवन कारावास या जुर्माने का दंडादेश दिया जाता है, तब ऐसा दंडादेश इसमें इसके पूर्व अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए तुरंत प्रभावी हो जाएगा। अगर ये तुरंत प्रभावी नहीं होगा तो जो पकड़ोगे, ठीक है, तो उसे इस दंडादेश के अधीन करोगे कैसे? इसलिए तुरंत प्रभावी हो जाएगा। यद्यपि भाग गया, उसकी अनुपस्थिति में सुनाया गया, लेकिन वो तुरंत प्रभावी हो जाएगा, तुरंत प्रभावी होगा। इसीलिए तो जब वो किसी पुलिस अधिकारी को मिलेगा तो वारंट की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सेक्शन 35 पूर्व में धारा 41 ये बताती है कि किन व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारी को वारंट की आवश्यकता नहीं है। उनमें सिर्फ अपराध से आरोपित व्यक्ति ही नहीं है। अपराध से आरोपित व्यक्ति के संबंध में तो 41(1) और 2 यानी 35(1) और 2 केवल 2 ही सबसेक्शंस बात कर रहे हैं। 8 सबसेक्शंस उसमें जो हैं, शायद 10 हैं टोटल या 9, शेष सारे सबसेक्शंस तो अन्य अन्य स्थितियों को ही लागू हो रहे हैं। और उसमें यह भी है निकल भागा सिद्ध दोष। तो अगर ये तुरंत प्रभावी नहीं होगा तो गिरफ्तार क्या करोगे, काय के लिए करोगे? तो ये तुरंत प्रभावी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर कहता है जब निकल भागे सिद्ध दोष को इस संहिता के अधीन किसी अवधि के कारावास का दंडादेश दिया जाता है, तब प्रभावी तो तुरंत हो गया, ये सही है, प्रभावी हो गया, यानी दंडादेश के अधीन व्यक्ति आ गया। लेकिन जब निकल भागा था सिद्ध दोष था, उस समय जो अनएक्सपायर्ड टर्म था उस दंडादेश का, जो ये भुगत रहा था भागने के समय, वो पहले प्रभावी हो या ये पहले प्रभावी हो? ग्राउंड रियलिटी के तौर पर इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए? तो कहता है जब निकल भागे सिद्ध दोष को इस संहिता के अधीन किसी अवधि के कारावास का दंडादेश दिया जाता है, तब यदि ऐसा दंडादेश उस दंडादेश से कठोरतर किस्म का हो। ठीक है, ऐसा दंडादेश उस दंडादेश से, ये ऐसा शब्द किसके लिए आ रहा? जो अब दिया जाएगा। उस दंडादेश, ये किसके लिए शब्द आ रहा? जो पहले से चल रहा था। यदि ऐसा दंडादेश उस दंडादेश से कठोरतर किस्म का हो, जिसे ऐसा सिद्ध दोष जब वह निकल भागा था तब भोग रहा था, तो नया दंडादेश तुरंत प्रभावी हो जाएगा। तो नया दंडादेश तुरंत प्रभावी हो जाएगा यदि ऐसा दंडादेश उस दंडादेश से कठोरतर है। यानी जो दूसरा दंडादेश आ रहा है ये कठोर है, पहले वाला कठोर नहीं है। इसकी तुलना में, इसके सापेक्ष दूसरा वाला कठोर नहीं है। तो ये पहले वाला नहीं, बल्कि जो अब दिया जा रहा है ये तुरंत प्रभावी हो जाएगा। और जब तुरंत प्रभावी हो जाएगा तो व्यक्ति इसी के अधीन आ गया, और वो जो बचा हुआ है उसका भुगतान इस दंडादेश के बाद होगा। ठीक है, कहता है तुरंत प्रभावी हो जाएगा। अब इन शब्दों के अर्थ निकालने पड़ते हैं, और यहां तक आते आते दिमाग जिस थकावट का अनुभव करता है, वो कठोर और कठोरतर ये शब्द इस या उस जैसे ही आए गया, बत्ती गुल हो जाती दिमाग की। और फिर मन ये कहता कि होगा, एक नंबर नहीं सही, जाने दो, कौन लगाए दिमाग, समझ लेंगे कभी। और इसीलिए बार बार कहते हैं कि एग्जाम का टाइम तैयारी का समय नहीं होता। आपकी तैयारी तब शुरू होती है जब वैकेंसी का विज्ञापन छप जाता है। ठीक है, कई लोग हमारे पास आते हैं जब वैकेंसी के विज्ञापन छपते हैं कि वो एपीओ की तैयारी कर रही, तो हम कहते हैं वो उनका क्या होगा जो 7-8 साल से कर रहे हैं ये एपीओ की तैयारी, तुम्हें अभी करनी है। हालांकि हमें नहीं बोलना चाहिए ऐसे, वही होता है, फिर हम ऐसे बोलते हैं, फिर वो हमें गालियां देते हैं और चले जाते हैं, और परिणाम वही होता है जो हमने बताया। परिणाम तो वो होना ही है। ठीक है, लेकिन वही है ना कि अंधे को अंधा तुरते ही मारा लाठी, और धीमे धीमे पूछो भैया कैसे फूटी आंखी, तो वो कुछ रहता है,
बात तो वही पूछ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे पूछो। तो वही है, अगर आपने मुंह पे तुरंत कहा कि कुछ नहीं, अब होगा, जिस समय शांति काल है उसी समय एक एक सेक्शन पर डिस्कशन हो सकता है, उसी समय एक एक सेक्शन को समझा जा सकता है, और समझना एक एक सेक्शन पड़ेगा, उसके बिना मुक्ति संभव नहीं है। मुक्ति तो तभी संभव है जब एक एक सेक्शन समझा जाए, और इसीलिए हम एक एक सेक्शन पर बात करने में विश्वास रखते हैं, हम कुछ भी छोड़ने में विश्वास नहीं रखते, नॉट ए सिंगल लाइन। तो कहता है कि तुरंत प्रभावी हो जाएगा। खाखंड कहता है यदि ऐसा दंडादेश उस दंडादेश से कठोरतर किस्म का न हो, जिसे ऐसा सिद्ध दोष जब वह निकल भागा था तब भोग रहा था, तो नया दंडादेश उसके द्वारा उस अतिरिक्त अवधि के लिए कारावास भोग लिए जाने के पश्चात प्रभावी होगा। सीधी बात आ गई, ठीक है। प्रभावी होगा जो उसके निकल भागने के समय उसके पूर्ववर्ती दंडादेश की शेष अवधि के बराबर है। तो जब निकल भागा था तो जो अनएक्सपायर्ड टर्म था, ठीक है, वो अनएक्सपायर्ड टर्म के बराबर जब वो कारावास भुगत लेगा तब नया प्रभावी होगा, उस दशा में जब नया उससे कठोर नहीं है, ठीक है। और ये सारी बात कब? जब कारावास का दंडादेश नया भी है और पुराना भी है। मृत्यु या आजीवन कारावास का है तो सबसेक्शन 1 लागू होगा, ठीक है। जब मृत्यु या आजीवन कारावास का है तो सबसेक्शन 1, तब कुछ सोचेंगे ही नहीं, तब तो वो तुरंत प्रभावी, तुरंत प्रभावी, ठीक है ना, तुरंत प्रभावी। क्योंकि जीवन 2 नहीं हो सकते किसी के पास। अनएक्सपायर्ड टर्म बचा हुआ, बचा रहने दो। आजीवन कारावास प्रभावी हो गया, अनएक्सपायर्ड टर्म जितना बचा है वो भी उसी में शामिल, ठीक है ना। तो अगर मृत्यु का है तो सबसे पहले मृत्यु का दंडादेश, सब तो सारी बातें ही खत्म हो गई, ठीक है। तो मृत्यु या आजीवन कारावास का मसला है तो आपका 466 सबसेक्शन 1 या 426 सबसेक्शन 1, और अगर अन्य अवधि के कारावास का दंडादेश है तो 466 या 426 सबसेक्शन 2 ये प्रभावी होंगे, ठीक है। जब निकल भागा सिद्ध दोष, ये दशा है। और आपका 467 कहता है ऐसे अपराधी को दंडादेश जो अन्य अपराध के लिए पहले से ही दंडादिष्ट है। अब आपका 466 और 67 में अंतर क्या आया? उसमें भाग गया, यद्यपि वो भी पहले से ही दंडादिष्ट है और यहां भागा नहीं है, ठीक है ना। 466 और 67 के बीच जो अंतर है, दोनों सेक्शन पूर्व से दंडादिष्ट व्यक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरा वाला सेक्शन उस दंडादिष्ट व्यक्ति की बात कर रहा है जो पूर्व से दंडादिष्ट है किंतु भागा नहीं, और पहला वाला उसकी बात कर रहा है जो पूर्व से दंडादिष्ट भी है और भाग गया। ये दोनों के फर्क है, और चूंकि ये भागा नहीं है इसलिए इसे थोड़ी सी रिलीफ मिल सकती है, ठीक है। इसे रिलीफ क्या मिल सकती है कि न्यायालय इसके संबंध में आदेश कर सकता है कि इसका नया और पुराना दंडादेश दोनों एक साथ चलने लगे, और अगर ये आदेश हो गया न्यायालय के द्वारा तो बड़ी सुविधा हो जाएगी। एक दिन नए दंडादेश से बीतेगा तो एक दिन पुराने दंडादेश से भी बीत जाएगा, और जबकि इनफैक्ट एक ही दिन जेल में रहेंगे आप। भाई 323 के अधीन 1 महीने का कारावास मिला और 324 के अधीन 3 साल का मिला, तो एक दिन जब बीता तो 1 महीने से भी एक दिन कम माना जाएगा और 3 साल से भी एक दिन कम मान लिया जाएगा, जबकि ग्राउंड रियलिटी के तौर पर आप एक दिन ही जेल में रहे। क्योंकि साथ साथ चल रहे हैं सारे दंडादेश, और साथ साथ न चले तो फिर क्या होगा? जब 1 महीना बीत जाएगा उसके बाद 1 साल वाला शुरू होगा, ठीक है, तब आपको
1 महीना वो बीत गया, तब आपको कितना रहना पड़ेगा जेल में? 12 1 13 महीने। अगर एक साथ न चले, और अगर एक साथ चले तो कितना रहना पड़ेगा? कुल मिलाकर 12 महीने, क्योंकि तब 1 महीना इधर से भी बीतेगा, 1 महीना उधर से भी बीतेगा। ये जबरदस्त फर्क आएंगे, और ये आप पर निर्भर है। भाग गए तब तो फिर गया मसला, तब तो ऊपर से गवर्न हो गया, और नहीं भागे तो रियायत हो सकती है, क्योंकि कानून काहे के लिए बना है? व्यवस्था के लिए है, और इसका प्रशासन संवेदना के साथ। व्यक्ति भी आदमी है, और कानून का ही नहीं, आप मतलब वही हमें लगता है कि ठीक से बात को समझ लिया जाए तो कानून सहित कोई भी विषय समझ में आता है। आप देखो, कहते हैं ना कि व्यक्ति दोषी नहीं होता, ठीक है, व्यक्ति का मन दोषी होता है। व्यक्ति यहां किसको कहा? वो जो तुम अंदर बैठे हो, वो जो तुम अंदर बैठे हो, जिसके जाने पर यह कहा जाएगा आदमी मर गया। यहां व्यक्ति शब्द का उपयोग उसके लिए हुआ है, क्योंकि वो जो अंदर बैठा है वो अनाम है, उसे अधिकतम व्यक्ति ही कह सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। वो इस शरीर में है तो आशीष त्रिपाठी कहला रहा है, किसी अन्य शरीर में होगा तो कुछ और कहलाएगा, इसलिए वो अनाम है, उसका कोई नाम नहीं है। वो दोषी नहीं है, उसका मन दोषी है, ठीक है, वो सब कुछ कर रहा है, ठीक है ना। तो दंड उस व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, इसी को देना चाहिए, ठीक है ना। जिसने किया उसको मिलना चाहिए। तो शरीर को दंड दिए जाते हैं, व्यक्ति से तो कोई ताल्लुक ही नहीं, और इसीलिए संवेदना के साथ वो जो अंदर बैठा है वो तो दोषी नहीं, वो तो निर्दोष है, हमेशा निर्दोष है, सदा और सर्वदा निर्दोष है। इसीलिए जो महान व्यक्ति हुए वे खुद के कष्ट में पड़ने पर कभी कष्ट का अनुभव नहीं करते, क्योंकि वो ये अनुभव करते हैं कि भाई न्यायोचित तो हो रहा है, हमने तो कोई दोष किया नहीं, तो हमें कोई पीड़ा भी नहीं। पीड़ा किसको है? शरीर को, हमें थोड़ी है। इसलिए वो पीड़ा में भी प्रसन्न रह पाते हैं। उन्हें पीड़ा है तो क्या उन्हें पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा? पीड़ा का अनुभव तो उन्हें भी हो रहा और हमें भी हो रहा, लेकिन हमें लग रहा है हमें पीड़ा हो रही, उन्हें लग रहा है कि शरीर को पीड़ा हो रही। बस इतने से फर्क ने उन्हें पीड़ा में भी प्रसन्न कर रखा है और हमें पीड़ा में हाय हाय चिल्लाने को विवश कर रखा है। बस इतना सा फर्क है, ठीक है। संवेदना के साथ कानून का प्रशासन, व्यक्ति ने नहीं किया दोष, उसके शरीर ने किया, उसके मन ने किया, तो मन को बताया जाएगा कि तुम बेटा भाग जाओगे तो फिर ये होगा, और रहोगे तो फिर ठीक है। यह भी किया जा सकता है कि दोनों दंडादेश एक साथ चलाने प्रारंभ कर दिए जाए, और अगर एक साथ चले तो तुम्हें सुविधा हो जाएगी बहुत ज्यादा, तो काफी सुविधा होगी। इधर से भी एक दिन बीतेगा, उधर से भी एक दिन बीतेगा, और आसानी से दंडादेश हो सकेगा। लेकिन इसके लिए तय कौन करेगा? न्यायालय वो तय करेगा कि आपके दंडादेश एक साथ चलने चाहिए या अलग अलग चलने चाहिए, यानी कॉन्सिक्यूटिवली चलना चाहिए या ठीक है आपका एक के बाद एक कॉन्क्यूरेंटली चलना चाहिए, एक साथ चलना चाहिए या एक के बाद एक यानी कॉन्सिक्यूटिवली चलने चाहिए। ये न्यायालय तय करेगा। तय करने में हमने न्यायालय को भगवान की मान्यता दे जरूर दी हो, ठीक है, दे भले ही दी हो, लेकिन मान्यता से कोई वो नहीं हो जाता जिस रूप में उसे मान्यता दे दी जाती है, ठीक है ना। हमने मां बाप को भी भगवान की मान्यता दी, हर धर्म में दी गई। कोई ऐसा धर्म नहीं जिसमें मां बाप को भगवान की मान्यता न मिली हो। लेकिन मां बाप कैसे कैसे होते हैं उनके किस्से अखबारों में भी छपते हैं, ठीक है। तो आप किसी को किसी चीज की मान्यता दे दोगे तो ये हमेशा सत्य नहीं होगा कि वो
उस मान्य किए गए, ठीक है, स्थिति के अनुरूप ही व्यवहार करें। ये कोई जरूरी नहीं है। लोग न्यायतन नीच और गिरे हुए हो सकते हैं, इसलिए न्यायालय को हमने भगवान मान जरूर लिया, लेकिन न्यायालय के संचालन हेतु भी सबस्टेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ बनाए हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ भगवान हो सकता है, कोई भगवान नहीं हो सकता। इसलिए न्यायालय इस शक्ति का प्रयोग जरूर करेगा कि दंडादेश क्रमवर्ती होंगे, यानी एक के बाद एक चलेंगे या एक साथ चलेंगे, ये वो कर जरूर सकते हैं, लेकिन किन आधारों पर, तो मनमाने ढंग से नहीं। इसको तय करते समय वो ये देखेंगे कि ऑफेंडर की उम्र क्या है, ऑफेंडर का जो पारिवारिक, सोशल और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है वो कैसा है। यानी उसके सोशल और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड ने तो नहीं उसे अपराध की ओर उन्मुख कर दिया है, उसमें उसका कोई दोष नहीं था। ठीक है, कोई किस घर में पैदा होगा ये उसके हाथ में थोड़ी है, ठीक है ना। हमारे साथ तो स्थिति ये है कि भेज दिए गए, आ गए, ठीक है, जब तक रखा जाएगा रहेंगे, जब कह दिया जाएगा चलो चल देंगे, तो हम तो कहीं हैं ही नहीं, ठीक है, हम क्या करें। तो अगर हम ऐसे घर में पैदा हुए हैं जहां त्याग तपस्या इसका वातावरण था, तो इसके लिए हमने कुछ नहीं किया, और हम ऐसे घर में पैदा हुए जहां दुष्टता का वातावरण था, तो इसके लिए हमने इसके लिए भी कुछ नहीं किया। तो अगर सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड इसके कारण व्यक्ति अपराधी हो गया, तो उसे तो दंड नहीं दिया जा सकता, या अगर दिया भी जाए तो थोड़ा सहृदयता के साथ। और तुम बहुत अच्छे घर में पैदा हुए फिर भी नीचता किए, ठीक है, बाप दादे सब बहुत अच्छे, ठीक है, जब कर्मणा व्यवस्था थी, ठीक है, तो आता है एक, आप लोगों ने 7वें 8वें पाठ पढ़ा होगा, नचिकेता और उद्दालक ऋषि का, ठीक है। तो नचिकेता से उसके पिता ये कहते हैं कि हमारे घर में ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ठीक है, कि कोई ब्राह्मण न हो गया हो। ये लाइन क्या तय कर रही है, ये लाइन तय कर रही है कि इसका मतलब जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, ठीक है। लाइन कहती है कि हमारे घर में ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि कोई ब्राह्मण न हुआ हो, इसका मतलब ब्राह्मण स्थिति है, प्रास्थिति नहीं। प्रास्थिति प्रदत्त होती है, स्थिति अर्जित की जाती है, ठीक है। वो कहता है कि गुरु के यहां जा और ब्राह्मण होकर वापस आ, ठीक है ना। तो चीजों को समझना तो पड़ता ही। तो आप कहां पैदा हुए, आपकी इकोनॉमिकल सोशल कंडीशनिंग क्या है और आपकी वर्तमान दशा क्या है, इसमें जब सामंजस्य बिठाया जाएगा तो आपके प्रति नरमी और कठोरता का व्यवहार यह न्यायोचित हो जाएगा। तो न्यायालय जब देखेगा कि हमें क्या दंड देना चाहिए, दोनों दंडादेशों को एक साथ चलाना चाहिए या अलग अलग, तो वो अपराधी की उम्र, उसकी सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन, अपराध करने की आवश्यकता, उसकी जिम्मेदारियां, ठीक है, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखेगा। और जब तुम भागी गए तो फिर काहे बात की नरमी, ठीक है, तब तो फिर बात ही खत्म है, तब तो तुम रियायतन भाई बदतमीज आदमी हो, तब तो ऊपर वाले सेक्शन से डील हो गए, नीचे वाले से मतलब ही नहीं। लेकिन नीचे वाले से मतलब हो सकता है जब तुम भागे नहीं, तुम्हारे साथ नरमी का व्यवहार ये भी हो सकता है। अब सवाल ये ताकत न्यायालय कब इस्तेमाल कर सकता है, ये दूसरा सवाल है। कब? जब तक वो निर्णय कर रहा है या दंडादेश का अभिलेखन कर रहा है केवल तब तक, या उसके बाद भी।
क्योंकि ये दंडादेश के प्रोनाउंसमेंट का भाग नहीं है, ये सेपरेट सेक्शन द्वारा दी गई ताकत है और दंडादेश के प्रवर्तन के संबंध में लागू होती है। इसका कोई संबंध विचारण से नहीं है, इसका कोई संबंध दंडादेश को दिए जाने से भी नहीं है। तो इस विषय पर मतभेद है न्यायालयों में। अधिकांश न्यायालय इस मत के हैं कि शक्ति का प्रयोग तब तक किया जा सकता है जब तक दंडादेश दूसरा वाला दिया जा रहा है, यानी फाइनल नहीं हुआ मसला, यानी दंडादेश देने के समय तक इस शक्ति का इस्तेमाल हो सकता है कि पूर्व के दंडादेश के साथ नया दंडादेश चलेगा या एक के बाद एक चलेंगे। अगर एक के बाद एक चलेंगे तो पूर्व वाला जब खत्म हो जाएगा तब नया दंडादेश प्रभावी होगा, जो दंडादेश के अधीन व्यक्ति की स्थिति को ज्यादा खराब कर देगा, क्योंकि वहां जब एक दिन व्यतीत होगा तो उसी का एक दिन व्यतीत होगा, इस दंडादेश में से कुछ भी व्यतीत नहीं होगा। और जब वो पूरा खत्म हो जाएगा तब ये शुरू होगा। वो दोनों साथ साथ चले तो एक साथ ही दोनों खत्म होते जाएंगे। इस शक्ति का प्रयोग कब हो सकता है, तो कुछ न्यायालयों का मत है कि यह स्वतंत्र शक्ति है और इसका प्रयोग दंडादेश दे देने के बाद भी हो सकता है और रिवीजनल और अपीलेट कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। यह तो कहने की बात ही नहीं है, क्योंकि अपीलेट कोर्ट को विचारण न्यायालय की समस्त शक्तियां रहती हैं। नीचे नहीं हुआ, अपील में चले गए सेकंड दंडादेश के खिलाफ, तो अपीलेट कोर्ट और रिवीजनल कोर्ट ये कर सकते हैं। ये तो कहने की ही बात नहीं है, ये तो नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है। लेकिन विचारण न्यायालय भी कुछ विद्वानों के मतानुसार या कुछ न्यायालयों के मतानुसार बाद में भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है, अधिकांश के मतानुसार नहीं। जब तक ये दंडादेश चल रहा है, मतलब ये दंडादेश दिए जाने की कार्यवाही चल रही है, तभी तक इस शक्ति का प्रयोग हो सकता है। अब देखेंगे सेक्शन को क्या कहता है। जब कारावास का दंडादेश पहले से ही भोगने वाले व्यक्ति को, कारावास का दंडादेश, इसमें आजीवन कारावास तो कारावास सब शामिल है, ठीक है ना। कहता है जब कारावास का दंडादेश पहले से ही भोगने वाले व्यक्ति को पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर कारावास या आजीवन कारावास का दंडादेश दिया जाता है तब, ठीक है, पहले से ही कारावास के अधीन था, अब आजीवन कारावास का या कारावास का दंडादेश उसे मिल गया, ठीक है, तो दिया जाता है तब जब तक न्यायालय यह निर्देश न दे कि पश्चातवर्ती दंडादेश ऐसे पूर्व दंडादेश के साथ भोगा जाएगा, ठीक है ना। ऐसा कारावास या आजीवन कारावास उस कारावास की समाप्ति पर जिसके लिए वह पहले दंडादेश हुआ था प्रारंभ होगा। यानी अगर न्यायालय अन्यथा निर्देश न दे तो जो पश्चातवर्ती दंडादेश है वो पूर्व का दंडादेश समाप्त होने के बाद प्रभावी होगा, ठीक है ना, यदि न्यायालय अन्यथा निर्देश न दे, ठीक। और यहां सिर्फ इतना ही लिखा है, यदि न्यायालय अन्यथा निर्देश न दे। ये अन्यथा निर्देश उसके द्वारा किस समय दिया जाना चाहिए ये यहां लिखा नहीं है, वो तो सिर्फ इतना ही कहा कि यदि न्यायालय अन्यथा निर्देश न दे। अब यहीं से सवाल पैदा हो जाता कि ये निर्देश न्यायालय अन्यथा या साथ साथ चलने का कब तक दे सकता है, इसीलिए सवाल पैदा होता है, क्योंकि यहां स्वयं विधायिका ने वो समय सीमा निर्धारित नहीं की और दोबारा जब अमेंड हुई तब भी नहीं की, ठीक है, क्योंकि अमेंड होने में भी आदमियों ने ही अमेंड की ना, भगवान ने थोड़े की। हमने पहले ही कहा कि यहां तक आते आते दिमाग तो पजल हो जाता है। तो यहां पर खामियां कौन सी हैं ये सामान्य तौर पर उनको भी नहीं पता, ठीक है, जो इन सेक्शंस का प्रयोग करने के लिए अधिकृत नहीं है, जिन्हें इन सेक्शन से व्यवहार करना होता है, और जो उस व्यवहार से प्रभावित है उन्हें तो कानूनी नहीं मालूम, यानी जो दंडाधिष्ट होगा उसे तो कानूनी नहीं मालूम, और जो बनाने वाले हैं उन्हें भी कानून नहीं मालूम। उन्हें तो जब बताया जाएगा ये कमी है तब दूर करेंगे।
भाई ये तो कल्पना ही है, विधायिका सब कुछ जानती है, कल्पना ही है ना। मान लिया गणित की भाषा में कि ऐसा है तो वैसा होता तो नहीं है, मान ही लेते हैं। तो मानने को तो कुछ भी मान लीजिए, वो हो थोड़ा ही जाएगा। तो इसलिए इन कमियों को यहां भी दूर नहीं किया जा सका, जो संशोधन हुए ब्रॉड स्केल पर हुए, फिर भी नहीं दूर हुआ, क्योंकि वहां तक जाता ही नहीं है, मसला ही नहीं जाता, पढ़ते पढ़ते आदमी थक चुका होता है। ठीक है, तो कहता है उस कारावास की समाप्ति पर जिसके लिए वो पहला दंडादेश था प्रारंभ होगा। ठीक है, परंतु जहां उस व्यक्ति को जिसे प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर धारा 141 के अधीन आदेश द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है, ऐसा दंडादेश भोगने के दौरान ऐसे आदेश के दिए जाने के पूर्व किए गए अपराध के लिए कारावास का दंडादेश दिया जाता है, वहां पश्चात कथित दंडादेश तुरंत प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है भाई, प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम उसने किया, इसलिए कारावास, उसे कारावास का दंडादेश क्यों मिला है? इसलिए क्योंकि उसने प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम किया है। तो कोई सवाल ही नहीं है, न्यायालय आदेश करे न करे इस सब से कोई लेना ही देना नहीं। ये नया दंडादेश तुरंत प्रभावी, साथ साथ या एक के बाद एक का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम हुआ था, इसलिए कारावास का दंडादेश दिया गया। अधिकतम शायद 7 दिन, कितना 15 दिन, जो भी वहां पीछे जो पुरानी धारा 122, 123 थी, उनमें जितना दंडादेश दिया जा सकता था, जितनी अवधि का कारावास, उतनी अवधि का कारावास का दंडादेश दिया गया। लेकिन क्यों? क्योंकि प्रतिभूति नहीं दी, इसलिए वो कारावास का दंडादेश नहीं है। इनफैक्ट तत्वतः उस कारावास का, यद्यपि ग्राउंड रियलिटी के तौर पर कारावास का ही है, लेकिन यहां जिस कारावास की बात हो रही है वो कारावास ये कारावास नहीं है। ठीक है, वो कारावास ये कारावास नहीं है, इसलिए उस कारावास को ध्यान में लाए बिना ये नया दंडादेश तुरंत प्रभावी, और तुरंत प्रभावी होने जो लाभ होगा किसे? दंडाधिष्ट को होगा। क्यों? अब न्यायालय का हस्तक्षेप खत्म, अन्यथा न्यायालय जब निर्देश देता तभी ये पिछले और अगले दोनों एक साथ चल सकते थे। अगर निर्देश नहीं देता तो पहले वाला जब खत्म होता तो नया शुरू होता, तो ज्यादा जेल में रहना पड़ता। इसलिए स्थिति परिस्थिति व्यक्ति के पक्ष में है, इसलिए परंतुक से जो चीज दी गई वो फायदेमंद है और दी ही जानी चाहिए, ये उसका हक है। क्योंकि पिछला जो कारावास का दंडादेश, नो डाउट वो भी डिसओबीडियंस पर है। आपको प्रतिभूति मांगी गई, आपने नहीं दी, लेकिन ये डिसओबीडियंस उस तरह की नहीं है जिस तरह की डिसओबीडियंस होने पर यहां वर्णित कारावास दिया जाता है। ये डिसओबीडियंस और डिसओबीडियंस में मूलतः समानता नहीं है, इसलिए न्याय की मांग यही है कि जो लिखा हुआ है इसी को लिखा हुआ होना चाहिए, इसीलिए लिखा है। ठीक है, तो आपका सबसेक्शन 2 क्या कहता है? जब किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास का दंडादेश पहले से ही भोग रहा है, पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर किसी अवधि के कारावास या आजीवन कारावास का दंडादेश दिया जाता है, तो पश्चातवर्ती दंडादेश पूर्व दंडादेश के साथ साथ भोगा जाएगा। पहले से ही आजीवन कारावास के अधीन हो, दोबारा फिर या तो आजीवन कारावास मिला या कारावास मिला, तो साथ ही साथ चलना मजबूरी है, क्योंकि किसी के पास 2 जीवन थोड़े हैं कि पहला आजीवन कारावास जब खत्म हो जाएगा तो दूसरा वाला शुरू होगा, या कारावास का केवल मिला है तो पहले वाला आजीवन कारावास खत्म हो जाएगा तो दूसरा वाला कारावास शुरू होगा, तो जीवन ही खत्म हो जाएगा, तब फिर क्या मिलेगा? तब तो मजबूरी है। लेकिन यहां भी एक बात समझ लेनी चाहिए कि साथ साथ भोगे जाएंगे, इससे एक फायदा तो हुआ। अगर पहले वाले आजीवन कारावास की अपील हो गई और अपील में पहले वाला आजीवन कारावास समाप्त हो गया, तो दूसरा वाला चलता रहेगा, व्यक्ति छूटेगा नहीं।
क्योंकि दोनों साथ चल रहे हैं, एक ही तो खत्म हुआ, दूसरा तो बचा है, ठीक है, तो छूट नहीं जाओगे। अब बस एक बात बचती है, क्या कहा, जब व्यक्ति कारावास के लिए दंडाधिष्ट है और उसे आजीवन कारावास या कारावास मिलता है, तो न्यायालय यह कह सकता है कि साथ साथ भोगे जाएंगे या एक के बाद एक शुरू हो। अब व्यक्ति एक कारावास के अधीन था, उसे आजीवन कारावास दोबारा मिल गया। आगे हम लोग देखेंगे आजीवन कारावास के दंडादेश को लघुकृत करने की शक्ति सरकार में रहेगी, और आजीवन कारावास का दंडादेश वो कब लघुकृत कर पाएगी, जबकि 14 साल जेल में बीत गए, ठीक है ना। अब दोनों साथ साथ चलने लगे, ये दोनों एक साथ नहीं चल रहे हैं, दोनों ही दशकों में 14 साल पूरे हो गए, ठीक है, साथ साथ चल रहे थे, 14 साल पूरे हो गए, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो कोई समस्या ही नहीं, आजीवन कारावास तब लघुकृत हो सकता है जब 14 साल बीत गए, ठीक है, 14 साल बीत गए, हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों साथ साथ चले, दोनों साथ साथ चले और आजीवन कारावास प्रारंभ हुए अभी 7 ही साल हुए हैं, लेकिन अगर पिछला वाला कारावास भी जोड़ दिया जाए, ठीक है, पहले से दंडादेश था ना, पहले से दंडादेश था, कारावास भुगत रहा था, तब आजीवन कारावास हुआ, पहले वाले में 7 साल बीत चुके थे, तब आजीवन कारावास मिला। तो जब पहले वाले के अंतर्गत 14 हो जाएंगे, तब आजीवन कारावास के अंतर्गत सिर्फ 7 होंगे, क्योंकि मिला ही आजीवन कारावास तब जब पहले वाले में 7 हो चुके थे। तो अगर आजीवन कारावास की तरफ से देखें तो 7 ही साल हुए, लेकिन अगर टोटल लेंथ हम देख लें तो 14 साल हो गए। क्या इस व्यक्ति का दंडादेश लघुकृत हो सकता है इस आधार पर कि 14 साल जब तक नहीं जेल में हो जाएंगे तब तक आजीवन कारावास को लघुकृत नहीं किया जा सकता? इस शर्त को ध्यान में रखते हुए क्या हम 14 माने या 14 ना माने? क्योंकि अगर एक दृष्टिकोण से देखें तो फिर स्थिति क्या है, 14 पूरे नहीं है, क्योंकि आजीवन कारावास के अंतर्गत सिर्फ अभी 7 साल ही इसने भुगते हैं। और सेक्शन क्या कह रहा कि जब कारावास का दंडादेश उसे पहले से मिला हुआ है, और वहां क्या कहता है, आजीवन कारावास का दंडादेश यदि मिला है और 14 साल बीत गए, ठीक है, तब लघुकृत हो सकता है, ठीक है। आजीवन कारावास का दंडादेश मिला, 14 साल बीत गए तो लघुकृत होगा। और यहां क्या लिखा है, कारावास का दंडादेश पहले से भुगत रहा था, आजीवन कारावास का मिला, और अगर कारावास के अंतर्गत जो उसने भुगता है ये भी जोड़ दें तो 14 हो गए, लेकिन आजीवन कारावास के अंतर्गत अगर देखें तो फिर 7 ही हुए। क्या लघुकृत हो सकता है? तो 1982 तक न्यायालय का मत यह रहा नहीं हो सकता। न्यायालय ने कहा कि नहीं, यह लिखा है कि आजीवन कारावास के अंतर्गत जब 14 हो जाएंगे तभी लघुकृत किया जा सकेगा। लेकिन हमने कहा ना, समाज जीवन में होने वाले परिवर्तन जुडिशरी के मत को भी प्रभावित करते हैं। आज यह बात सही है, संवेदनशीलता का विस्तार हुआ है, बदतमीजी भी बढ़ी, यह भी सही है, लेकिन संवेदनशीलता का भी विस्तार हुआ है, यह भी सही है। आज ऐसे लोग आपको सड़क पर मिल जाएंगे, ऐसे भी मिलेंगे जो न्यायतः नीच है, ऐसे भी मिलेंगे, लेकिन ऐसे भी मिलेंगे जो 100 रुपए 200 रुपए भी किसी मांगने वाले को यूं ही दे देंगे। इससे पहले 100 रुपए और 200 रुपए देने वाले लोग नहीं दिखते थे, आज आपको दिखेंगे। तो आज संवेदनशीलता बढ़ी है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है, ठीक है। तो न्यायालय का मत भी बदला है, और अब यह माना है कि नहीं, जब सब जगह कारावास के अंतर्गत आजीवन कारावास मान लिया तो यही क्यों नहीं, यही क्यों नहीं है? और फिर सेक्शन का मंतव्य देखना पड़ेगा। जब लेजिस्लेचर लघुकृत कर रही है, इसका मतलब उसने एप्रोप्रिएट पाया है उस व्यक्ति के मामले को लघुकृत करने के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि वो सुधर गया है, तभी तो लघुकृत कर रहे होंगे। अगर बिगड़ा ही हुआ होगा तो लघुकृत करेंगे क्यों? और तो सुधर ही गया
तो फिर यार ये कौन सी बात है कि वो नहीं आजीवन कारावास के अंतर्गत भी 14 साल बिताना चाहिए। और फिर आपराधिक विधि का सीधा सिद्धांत है निर्वचन अभियुक्त के फेवर में। तो अभियुक्त के फेवर में जब निर्वचन जाएगा तो सीधी सी बात है, जब वो 14 साल जेल में रह लिया तो वो किस दंडादेश के अधीन जेल में 14 साल रहा, इससे क्या लेना देना। और लघुकृत किया जा सकेगा, ठीक है ना। ये 427 का अर्थान्वयन आया। अब आप देखेंगे ये 3 सेक्शन पर सिर्फ बात हुई, और चौथा सेक्शन 428 जो पूर्व में था, जो मुजरे की बात करता है, सेट ऑफ की बात करता है, ठीक है, वो भी टेक्निकल है, थोड़ा कठिन है। और फिर 3 सेक्शन समझने में ही अगर वाकई हम समझेंगे तो, ना समझे तब फिर क्या है। वो ये मानो तो मैं गंगा माहूं, न मानो बहता पानी, इसमें क्या है, ठीक है। मानो तो पत्थर में शंकर है, और न मानो तो फिर कोई बात ही नहीं है, क्या है, दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो सिर्फ 3 सेक्शन समझने में अच्छी खासी समस्या होती है। अब वो तब जब आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन तैयारी कर रहे हो, और अगला चैप्टर बेल का हो जो निहायतन इंपॉर्टेंट है, तब आपसे कहा जाए इनमें दिमाग लगाओ, तो लगता नहीं है। और ये शांति काल में ही लग सकता है, जब कोई एग्जाम नहीं है तभी लग सकता है। तो 428 अब नहीं बताएंगे, अब सोमवार को बात करेंगे, इस चैप्टर पे देखेंगे।